क्या 2024 से पहले पूरे देश में मणिपुर जैसी स्थिति बनाने की प्लानिंग है? क्या हरियाणा में जो कुछ हुआ वो उसी का एक हिस्सा था, यानी कि ट्रायल? भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यपाल मलिक समेत देश भर के तमाम बुद्धिजीवियों का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कुछ भी किया जा सकता है। कुछ भी का मतलब कुछ भी, तो क्या ये वही कुछ भी है जो मणिपुर में हुआ? और अभी मणिपुर से जो खबर आई है, जो अभी खबर आई है, वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। मणिपुर से आई नई नवेली खबर के साथ दिल्ली की एक पुरानी घटना को जोड़कर मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही केरल के हाईकोर्ट ने आरएसएस के द्वारा धार्मिक स्थलों का अवैध उपयोग और अनधिकृत कब्जे को लेकर बैन लगा दिया है। जी हां, आरएसएस की कार्यवाही पर बैन लगाया है। लेकिन आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आरएसएस मंदिरों का अवैध प्रयोग यानी दुरुपयोग किस तरीके से कर रहा था और उसका दुष्परिणाम क्या क्या हो सकता है, और उस दुरुपयोग से मणिपुर की घटना का क्या लेना देना है। यानी देश का एक छोर केरल और दूसरा छोर मणिपुर, इन दोनों की घटनाएं किस तरीके से भारत के भविष्य को आग में झुलसते हुए दिखा रही हैं, इसे ध्यान से देखिएगा। कुछ बातें आपको अजीब लग सकती हैं, मगर यदि आपने उन्हें समझने की कोशिश नहीं की तो शायद पछताने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। और यह भी हो सकता है कि पछताने के लिए पछताने वाला ही न बचे। बेहद आसान भाषा में इस मामले पर बात करेंगे। इसके साथ ही चर्चा होगी पूरी दुनिया में सबसे पहले 2000 के नोट में नैनो चिप ढूंढने वाले गोदी मीडिया के टॉप 10 लपटझंडिसों में से एक सुधीर चौधरी की। ये बेचारे बहुत ही बुरे लपेटे गए हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि गोदी मीडिया के लपटझंडिसों का कलेजा इत्तू सा है, इत्तू सा, तुरंत लोटपोट के छिलबिट मचा देते हैं। फिर से वही काम संभवतः सुधीर चौधरी के चैनल ने कर दिया है। इन सब के बाद एक तस्वीर आपको बड़ी जबरदस्त वाली दिखाऊंगा कि कैसे दिन रात मुसलमानों को गाली देने वाले एक मुस्लिम के सामने हाथ जोड़कर बांस की तरह एकदम स्ट्रेट खड़े सीधे अभिवादन कर रहे गोदी मीडिया के लपटझंडिसों की ये तस्वीर देखे बिना जाइएगा मत। बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपने पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। देश को गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में हो सके तो हमारे सहायक बनिए। इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको केरल लेकर चलता हूं। पूरे घटनाक्रम को ध्यान से सुनने के बाद मणिपुर में मंगलवार को हुई घटना सुनिएगा और दोनों को एक साथ जोड़कर अपने भारत के भविष्य की कल्पना करिएगा। केरल में बहुत सारे मंदिरों का प्रबंधन ट्रावणकोर देवास बोर्ड, संक्षेप में कहें तो टीडीबी द्वारा किया जाता है। साल 2016 में तत्कालीन देवास के मंत्री कड़कमपल्ली सुरेंद्रन ने यह दावा किया था कि केरल में आरएसएस मंदिरों को हथियारों का भंडार बनाने की कोशिश कर रहा है। जिस मंदिर को लोग ईश्वर का घर मानते हैं, जहां लोग अपनी आत्मा की शांति के लिए, अपने मन की शांति के लिए उपासना करने जाते हैं, उस मंदिर को हथियारों का भंडार बनाने की कोशिश आरएसएस कर रहा है। ऐसा आरोप साल 2016 में ही केरल के एक मंत्री ने लगाया था और 2016 में ही बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि आरएसएस किसी भी मंदिर परिसर में हथियारों की ट्रेनिंग नहीं दे सकता। यानी कि मंदिर के भीतर हथियारों की ट्रेनिंग देने के आरएसएस के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया गया था। बाद में 30 मार्च 2021 को फिर से उसी बोर्ड ने सर्कुलर जारी करके अधिकारियों को कार्यवाही करने के लिए कहा था और इसी साल जून महीने में हाईकोर्ट ने तिरुवनंतपुरम में श्री सरकारा देवी मंदिर परिसर में हथियारों की कथित ट्रेनिंग को लेकर आरएसएस के लोगों को नोटिस जारी किया था। श्रद्धालुओं और मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और कहा था कि आरएसएस के लोग मंदिर परिसर में हथियारों की ट्रेनिंग लेते हैं, मास ड्रिल करते हैं, जिससे मंदिर के भक्तों को और तीर्थयात्रियों को, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। और अब केरल के हाईकोर्ट ने कहा है कि तिरुवनंतपुरम जिले में सरकारा देवी मंदिर के परिसर में किसी भी सामूहिक अभ्यास यानी मास ड्रिल या हथियारों की ट्रेनिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। एनडीटीवी की खबर के अनुसार आरएसएस और उसके सदस्यों द्वारा मंदिर के भीतर मंदिर परिसर का अवैध उपयोग और अनधिकृत कब्जा रोकने वाली याचिका की सुनवाई पर यह बात सामने आई और हाई कोर्ट ने आरएसएस द्वारा हथियारों की ट्रेनिंग देने पर बैन लगा दिया मंदिर परिसर में। सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसी तस्वीरें और वीडियोस वायरल होती हैं जहां पर यह आरोप लगाया जाता है कि आरएसएस के लोग छोटे बच्चों से लेकर नौजवानों तक को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। मणिपुर में जब जबरदस्त हिंसा चल रही थी उस दौरान भी ऐसे तमाम वीडियोज वायरल हुए थे जिनके साथ यह दावा किया गया कि आरएसएस लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। हर तरफ से लगातार यह सवाल उठता रहा है कि जब देश में पुलिस है, अर्धसैनिक बल है, देश की इतनी बड़ी और मजबूत सेना है, तो फिर आरएसएस अपने लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग क्यों दे रहा है? क्या इन लोगों को देश की पुलिस पर, अर्धसैनिक बलों पर और सेना पर भरोसा नहीं है? क्या इन्हें अपनी सेना पर इतना भरोसा नहीं है कि भारत की सेना देश की रक्षा कर सकती है कि नहीं? क्या इन्हें अपने देश की पुलिस व्यवस्था पर भरोसा नहीं है कि अलग अलग राज्यों की पुलिस आम जनमानस की सुरक्षा कर सकती है कि नहीं? ये बात इसलिए उठती है क्योंकि जब भी हथियारों की ट्रेनिंग को लेकर सवाल किया जाता है तो जवाब मिलता है कि ये ट्रेनिंग आत्मरक्षा के लिए। सवाल ये भी उठता है कि
आत्मरक्षा किससे? सवाल तो लगातार यह भी उठता है कि इतने सारे हथियार इन लोगों के पास आते कहां से हैं? गोला बारूद इन्हें कहां से मिलता है कि ट्रेनिंग दी जाए? यदि हथियारों और गोला बारूद की ट्रेनिंग दी जाती है तो हाल ही में हरियाणा का मोनू गिरफ्तार किया गया। यह अलग बात है कि मोनू की गिरफ्तारी किसी पुलिस के लिए गर्व की बात नहीं बल्कि शर्म की बात है, क्योंकि मोनू आरोपी बनाए जाने के बाद लगभग 7 महीने से भी अधिक समय तक फरार रहा। हालांकि वो फरार रहा या फिर फरार रखा गया, इसकी भी खूब चर्चा चल रही है, मगर सोशल मीडिया पर उसकी तमाम ऐसी तस्वीरें वायरल हुई जिनमें उसके हाथों में बेहद खतरनाक और आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर रहने वाले हथियार देखे गए। सवाल यह है कि इन लोगों के पास ऐसे खतरनाक हथियार आते कहां से हैं, और आते भी हैं तो इन पर एक्शन क्यों नहीं होता? आपने केरल में आरएसएस के हथियार ट्रेनिंग, मंदिरों के दुरुपयोग और उस पर लगाए गए बैन तो समझ लिया है। आइए अब मणिपुर चलते हैं। मणिपुर में पिछले कई महीनों से कौन कौन से खतरनाक दृश्य देखने को नहीं मिले, ये कह पाना मुश्किल है। 21वीं सदी में जब देश का एक नेता विश्व गुरु बनने और बनाने का दंभ भरता हो, उस वक्त में देश का एक हिस्सा इस कदर जल जाए, महिलाओं को नग्न करके परेड करवाया जाए, 60,000 से अधिक लोग बेघर कर दिए जाएं, 150 से अधिक लोग मार दिए जाएं, खुद मुख्यमंत्री कहें कि महिलाओं की रेप की घटनाएं सैकड़ों की संख्या में हुई हैं, इस बात की कल्पना शायद किसी ने भी नहीं की होगी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 56 इंच वाले नेता के नेतृत्व में मणिपुर इस तरह जल जाएगा। और मजबूत नेता की इतनी हिम्मत नहीं हो पाएगी कि मणिपुर जाना तो बहुत दूर की बात है, मणिपुर का म भी अपनी जबान से बोल पाए। जब तक सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा नहीं, तब तक मणिपुर का नाम तक जबान से नहीं निकला। मणिपुर के हालात बता रहे हैं कि डबल इंजन पूरी तरह से फेल हो चुका है। स्वघोषित चाणक्य भी दौरा करके चले आए, मगर स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ, बल्कि स्थिति और खराब हो गई। खबर आई कि मंगलवार को मणिपुर में 3 और लोगों की हत्या कर दी गई, और ये तीनों कुकी समुदाय से थे। जरा ध्यान से समझिएगा। खबरों के अनुसार मणिपुर में जगह जगह पर बफर जोन बनाया गया है, वैसा ही जोन जैसे एक देश और दूसरे देश के बीच होता है, जहां पर स्थान खाली होता है, किसी पक्ष का कोई आदमी वहां नहीं जाता है, इंसान नहीं जाते हैं, यानी कि एक तरफ एक पक्ष के लोग और दूसरे तरफ दूसरी पक्ष के लोग, बीच में जगह खाली। खबर आई है कि 9 लोग जिन्होंने बेहद खतरनाक और ऑटोमेटिक हथियारों से हमला किया कुकी समुदाय के लोगों पर, वो लोग मणिपुर पुलिस की वर्दी में आए थे और 3 कुकी समुदाय के लोगों को मारकर चले गए। द टेलीग्राफ की खबर के अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि जिन 9 लोगों ने कुकी समुदाय के लोगों को मारा, एक तो वो पुलिस की वर्दी में थे और दूसरे वो सब ट्रेंड थे, यानी कि उन्हें ऑटोमेटिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिली हुई थी। अब आप अपने दिमाग में केरल समेत देश भर में मंदिरों के भीतर या फिर खाली स्थानों पर, जगहों पर हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही कहानियों को दौड़ाइए। पिछले दिनों इस तरह की तमाम खबरें आई कि पिछले कुछ सालों से मणिपुर में वही तथाकथित हिंदू संगठन बहुत सक्रिय थे, जगह जगह पर उनका कार्यक्रम चल रहा था, जिन संगठनों पर हथियारों की ट्रेनिंग देने और मंदिरों के अवैध प्रयोग का आरोप लगता आ रहा है। दिल्ली दंगों के दौरान भी आरएसएस से संबंधित 16 लोग हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे। बताया गया कि ये लोग आरएसएस के सक्रिय या फिर किसी न किसी रूप में कार्यकर्ता हैं और शाखाओं में जाते हैं। इसके साथ ही दंगों के बाद पीड़ित क्षेत्र के लोगों ने यह आरोप भी लगाया था कि जो भी दंगाई थे उनमें से ज्यादातर यहाँ के स्थानीय नहीं थे, वो नए लोग थे। मुस्लिम बस्तियों से लेकर हिंदू मोहल्लों तक ज्यादातर लोगों ने यही बात दोहराई कि जो लोग तोड़फोड़ और आगजनी कर रहे थे वे पहले कभी इधर देखे नहीं गए। दिल्ली दंगों के दौरान ही कुछ ऐसे वीडियोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे जिनमें दिखाया गया कि पुलिस की वर्दी में बहुत सारे लोग बिना नेम बैज के घूम रहे थे। पूछने पर कहा कि नेम बैज गिर गया होगा। सवाल यह भी था कि क्या सारे पुलिस वालों का नेम बैज एक साथ गिर गया। हालांकि उन वीडियोस में कई सारे दावे गलत भी पाए गए, ऐसी भी बातें सामने आई। मगर कल्पना करके देखिए, जिन लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग मिली हुई है, जिन्हें ऑटोमेटिक हथियार चलाने का अनुभव है, उनके लिए वर्दी का जुगाड़ कर पाना कितने देर का खेल है। लोग ये भी आशंका जताते हैं कि जब राज्य की पुलिस से यानी असली पुलिस से कोई गलत काम करवाने में दिक्कत हो तो हथियारों की ट्रेनिंग ले चुके लोगों को संबंधित राज्य की पुलिस की वर्दी पहनाइए और जो चाहे करवा लीजिए। मणिपुर में जिन 2 महिलाओं को नग्न परेड कराने का आरोप लगा था, वहां से यह बात भी निकल कर आई। यह भी बताया गया कि खुद पुलिस वालों ने ही उन महिलाओं को भीड़ के हवाले किया था। ऐसे में यह सवाल उठता है कि वो सच में पुलिस वाले थे, असली पुलिस वाले थे, या फिर किसी मंदिर का अवैध प्रयोग करके ट्रेनिंग पाए और फर्जी वर्दी पहने हुए नकली पुलिस वाले थे। बॉलीवुड की ऐसी तमाम फिल्में हैं जिनमें दंगाइयों के स्वरूप को दिखाया गया है। एक ही व्यक्ति छोटा पायजामा और सफेद टोपी लगाकर दंगा करता है और वही व्यक्ति मुस्लिम मोहल्ले में एक खास रंग का गमछा और तिलक लगाकर दंगा करता है। दोनों पक्षों के लोग टोपी और गमछे का रंग देखकर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और षड्यंत्र करने वालों का प्लान सेट हो जाता है। नरमुंडों के ऊपर सत्ता की कुर्सी रखकर बैठने वाले नेता अपनी कुर्सी मजबूत कर लेते हैं, लेकिन इन दंगों का जो पीड़ित होता है उसके दर्द और जख्मों की गहराई को समझने वाला कोई नहीं होता। देश की आम जनता महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर परेशान है, तो उसे अपनी जान की फिक्र दिखा दीजिए और बता दीजिए कि फलाना धर्म वाला तुम्हें जान से मार देगा, तुम्हारे धर्म को
खतरा है, तुम्हें खतरा है। ऐसे में बाकी सारी समस्याएं छोटी दिखने लगती हैं। मगर सवाल यह है कि आम जनमानस इन साजिशों को कब समझेगा, और समझ रहा है तो उसका रिजल्ट कब दिखाएगा, और उन्हें समझाएगा कौन। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो व्यक्ति इन चीज़ों को समझता है वो इस कोशिश में बहुत कम होता है कि औरों को भी ये चीज़ें दिखाई जा सकें, बताई जा सकें। इस तरह के मुद्दों पर यदि किसी वीडियो में चर्चा की जाए तो बहुत सारे लोग वीडियो को शेयर तक नहीं करते, वीडियो में इंटरेस्ट नहीं होता, इसीलिए पूरा देखते तक नहीं। थोड़ी देर देख लिया, मामला समझ गए, फिर हटाओ, ये तो मैं जानता ही हूं। मगर सवाल सिर्फ आपके जानने का नहीं है, सवाल है सभी के जानने का। इसीलिए इन मुद्दों पर जब भी कहीं कोई वीडियो मिले, कहीं कोई चर्चा मिले, कोई खुलासा मिले, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया करिए, शेयर किया करिए, ताकि आज भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, उससे निपटना थोड़ा सा आसान हो पाए। क्योंकि जो लोग इस तरह का जहर फैला रहे हैं उनके पास बहुत बड़े बड़े संसाधन हैं, हजारों करोड़ का गोदी मीडिया है जो दिन रात जहर फैला रहा है। मगर सवाल यह है कि आने वाले कुछ ही महीनों में लोकसभा का 2024 वाला चुनाव होने वाला है, और यह चुनाव इस बार सत्ता के लिए, वर्तमान सत्ता के लिए बहुत ही कठिन होता जा रहा है। इस तरह की तमाम चर्चाएं हैं, लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि किसी भी रूप में इस बार यदि निष्पक्ष चुनाव हुए तो फिर ये पार्टी दोबारा सत्ता में आने से रही। मगर चूंकि बड़े बड़े लोगों ने, खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने भी इस बात की आशंका जताई है कि कुछ भी किया जा सकता है, तो सवाल यह है कि क्या जो मणिपुर में हुआ, जो हरियाणा में हुआ, वही पूरे देश में होने जा रहा है? क्योंकि ट्रेनिंग तो बहुत सारे लोगों ने रखी है हथियार चलाने की। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या देश की जनता यूं ही सब कुछ देखती रहेगी और करेगी वही जो सत्ता चाहेगी? क्या उनके पास अपना मस्तिष्क नहीं बचा है? क्या वे अपने देश के बारे में नहीं सोचेंगे? और वो लोग जो चुनाव में वोट नहीं देते हैं, जो ये सोचते हैं कि मेरे एक वोट से क्या हो जाएगा, वो कब निकलेंगे और कब देश के लिए वोट करेंगे? मैंने आपको कई बार बताया है कि गोदी मीडिया और उसके लपटझंडी से इतने डरपोक हैं, इतने बड़े लफुआ हैं कि जैसे ही संकट दिखाई देता है तुरंत सरेंडर कर जाते हैं। ऐसा आए दिन अलग अलग माध्यमों से पता चलता है कि किसी कार्यक्रम में यदि विपक्षी दलों या विपक्षी नेता के बारे में कुछ गलत बोल दिया है तो बाद में व्हाट्सएप पर या फिर फोन करके माफी मांग लेते हैं, लेकिन टीवी पर उसकी चर्चा नहीं करते। पिछले दिनों कर्नाटक की एक योजना पर चर्चा करते हुए सुधीर चौधरी ने कथित रूप से गलत इंफॉर्मेशन दी और उसे आज तक के चैनल ने किस तरीके से शेयर किया था आप भी देख लीजिए। एक सरकारी योजना को धार्मिक रंग देते हुए आज तक ने लिखा कि कर्नाटक में अल्पसंख्यकों को सब्सिडी लेकिन हिंदुओं को नहीं। यानी सुधीर चौधरी ने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार कॉमर्शियल वाहन की खरीद पर 50% सब्सिडी दे रही है और वो सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है। इसके साथ ही सुधीर चौधरी ने हिंदुओं की भावनाओं को भड़काते हुए कई सारी बातें कही, इस तरह से परोसा कि कर्नाटक के हिंदू ये सोचने लगे कि हमारे साथ कांग्रेस की सरकार गलत कर रही है, भेदभाव कर रही है। सुधीर चौधरी ने यहां तक कह दिया कि यदि कोई हिंदू है तो चाहे जितना गरीब हो उसे सब्सिडी नहीं दी जाएगी। मगर कर्नाटक सरकार ने बाद में बताया कि ये जो योजना है इसके तहत SC ST और पिछड़े वर्ग को भी 50% सब्सिडी दी जाएगी, और इतना ही नहीं, SC ST के मामले में 75% तक सब्सिडी दे दी जाएगी। यानी कि अल्पसंख्यकों को तो खाली 50% ही सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन SC ST के लोग जो हिंदू माने जाते हैं उन्हें 75% तक सब्सिडी दी जाती है। ये अलग बात है कि सुधीर चौधरी SC ST और पिछड़ा वर्ग के लोगों को हिंदू मानते हैं कि नहीं, क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि हिंदुओं के लिए ये योजना नहीं है, जबकि कर्नाटक सरकार का कहना है कि ये योजना SC ST और पिछड़ा वर्ग के लिए भी है और SC ST के लिए 75% सब्सिडी है। तो सवाल ये उठता है कि सुधीर चौधरी SC ST को हिंदू मानते हैं कि नहीं, पिछड़ा वर्ग को हिंदू मानते हैं कि नहीं। इसके अलावा एक बात और ध्यान देने वाली है, बताया यह भी गया कि इस तरह की योजना बीजेपी की सरकार ने ही शुरू किया था। अब कर्नाटक सरकार का कहना है कि सुधीर चौधरी ने फेक न्यूज फैलाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियंक खड़गे ने लिखा है कि आज तक का एंकर जानबूझकर गलत जानकारी सरकारी योजना के बारे में फैला रहा है जो कि पहले बीजेपी द्वारा शुरू की गई थी। ये पूरी तरह से गलत है, इसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब जैसे ही कानूनी कार्रवाई की बात सामने आई, पता चला कि आज तक के चैनल से सुधीर चौधरी का वो वाला वीडियो गायब हो गया। मोहम्मद जुबैर पूछ रहे हैं कि काहे भैया वीडियो काहे उड़ा दिया गया। वहीं FIR के मामले पर सुधीर चौधरी क्या कह रहे हैं, इसे भी सुन लीजिए। लिखा है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा मेरे खिलाफ FIR की जानकारी मिली है। सवाल का जवाब, FIR वो भी गैर जमानती धाराओं के साथ, यानी गिरफ्तारी की पूरी तैयारी। मेरा सवाल यह था कि स्वावलंबी सारथी योजना में हिंदू समुदाय शामिल क्यों नहीं है। इस लड़ाई के लिए भी मैं तैयार हूं, अब अदालत में मिलेंगे। मगर सोचने वाली बात यह है कि सुधीर चौधरी ने ट्वीट में दोबारा पूछा है कि हिंदू समुदाय शामिल क्यों नहीं है, तो क्या वे SC ST और पिछड़ा वर्ग को हिंदू नहीं समझते हैं। बाकी इस बात की मांग लगातार हर तरफ से उठ रही है कि
कि जो गोदी मीडिया सरेआम देश में नफरत और आग फैला रहा है, झूठ फैला रहा है, लोगों को भड़का रहा है, तो जिन जगहों पर, जिन राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें हैं, वे लोग इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते। कर्नाटक की सरकार ने पिछले दिनों संभवतः अमित मालवीय, जो कि बीजेपी का IT सेल का मुखिया है, उसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया था, मगर उस तरह की कोई त्वरित कार्यवाही नजर नहीं आती जो इन लोगों पर लगाम लगा सके। कागज में FIR लिख देने से और इसके बाद सन्नाटा मार लेने से क्या होगा। जिन लोगों को इस बात का दंभ है कि सत्ता अपनी है, कोई कर ही क्या लेगा, क्या वो लोग FIR लिखे जाने से डर जाएंगे। वैसे सोचने वाली बात यह भी है कि यदि सुधीर चौधरी ने कुछ गलत नहीं बोला था, झूठ नहीं फैलाया था, सच को छुपाया नहीं था, तो फिर उनके चैनल ने वीडियो को डिलीट क्यों कर दिया, गायब क्यों कर दिया, जैसा कि मोहम्मद जुबैर ने जानकारी साझा की है। अब अपनी स्क्रीन पर इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए और पहचानिए तो कि टीवी के कौन से बड़े बड़े चेहरे इस तस्वीर में दिख रहे हैं। मैडम रूबिका को तो आप पहचानते ही होंगे और उनके बगल में खड़े हैं सुशांत सिन्हा। ये वही सुशांत सिन्हा हैं जो दिन रात भारत के मुसलमानों को गरियाते हुए नजर आते हैं। इस छोटे से वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए पत्रकार सदफ आफरीन ने लिखा है कि गोदी मीडिया दिन रात भारतीय मुसलमानों को अपमानित करते हैं, आतंकी कहते हैं और उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक जैसा व्यवहार करते हैं। वही गोदी मीडिया मुस्लिम देश के राजा के सामने झुककर दांत दिखा दिखाकर उनका सम्मान करता है। इस तस्वीर में आप ध्यान से देख लीजिए किस तरीके से गोदी मीडिया के बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े लपटझंडिस सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के सामने खड़े हैं, किस तरीके से सम्मान दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जो दिन रात भारत में मुसलमानों को क्या क्या नहीं बोलते हैं। इस तस्वीर में ये लोग ऐसे पोज में खड़े हैं कि यदि कैमरा न होता तो पांव पकड़ लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा हो तो ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।